हेलो। हम देख रहे थे कवि अज्ञेय जी की कविता नदी के द्वीप। कवि अज्ञेय जी सच्चे अर्थों में चिंतक और बहुआयामी व्यक्तित्व के साहित्यकार माने जाते थे। उनके साहित्य में नए विषय, नई भाषा, नई शैली, नए उपमान, नए छंदों का प्रयोग मोटे तौर पर दिखाई देता है। और इनकी नई दृष्टि ने या इनकी नई सोच ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। वे हिंदी साहित्य में प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रवर्तक या प्रणेता के रूप में माने जाते थे। उन्होंने तार सप्तक के रूप में प्रयोगवादी कविता को जन्म दिया था। और ऐसे ही एक कविता संग्रह में से जो कविता ली गई है, नदी के द्वीप, ये कवि अज्ञेय जी द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ ऐसी कविता है, प्रतीकात्मक कविता है, जिसमें कवि ने नदी, द्वीप, भूखंड के द्वारा व्यक्ति, परंपरा और समाज के पारस्परिक संबंधों को समझाने की कोशिश की है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से विचार को संप्रेषित करते वक्त कवि अपने प्रतीकों के दो अर्थ व्यक्त करता है इस कविता के अंतर्गत। और यह कविता उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हरी घास पर क्षण भर, इस कविता संग्रह से ली गई है। कवि ने इस कविता के अंतर्गत, मैं बार बार कह रहा हूं कि विशिष्ट व्यक्तित्व और व्यापक जीवन से अनवरत संबंध होने के भाव को या एक दूसरे से जोड़ने का अथक प्रयास किया है। कवि के अनुसार नदी के प्रवाह में छोटे छोटे भूखंड होते हैं और उसके चारों ओर जल भरा हुआ होता है, लेकिन भूखंड कभी बहते नहीं है। अपितु उसके प्रति नदी का समर्पण का भाव है। कवि अज्ञेय ने इस कविता में मनुष्य के अस्तित्व को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मनुष्य का अस्तित्व अड़िग है, स्थिर है। उसकी स्थिरता को व्यक्त करने का काम कवि अज्ञेय जी अपनी कलम के द्वारा, इस कविता के कारण, कविता के अंतर्गत कलम के द्वारा करते हैं। किसी कारणवश अगर बाढ़ आ जाती है तो थोड़े समय के लिए उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है, लेकिन फिर से खड़ी होने की जो आशा रहती है ना, वो उसमें मौजूद है। कवि की दृष्टि से समाज में मनुष्य की स्थिति उस द्वीप के समान है। किसी भी विपदाओं में बहना, नष्ट हो जाना है, और बहकर भी खड़े रहना मनुष्य की नियति है। मनुष्य निरंतर संघर्ष करता है, गिरता है, पुनः खड़ा होता है। यही इस कविता के माध्यम से कवि बताने का प्रयास करते हैं। तो इनके
कविताओं के पंक्तियों को हम पढ़कर उसके अर्थ को समझाने की कोशिश करेंगे। कोई 4-5 परिच्छेदों के अंतर्गत ये कविता लिखी है, नदी के द्वीप। उनके एक एक परिच्छेद को देखकर उसके भावार्थ को समझाने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। कवि इस कविता के अंतर्गत कहता है, कवि इस कविता के अंतर्गत कहता है, हम नदी के द्वीप हैं। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए। स्रोतस्विनी यानी नदी, वह हमें आकार देती है। हमारे कोन, गलिया, अंतद्वीप, उभार, सैकत कूल, सब गोलाइया उसकी गड़ी है। माँ है वह, इसी से हम बने हैं। कवि का इन पंक्तियों के अंतर्गत का जो कथन है वह इस प्रकार का है, हम नदी के द्वीप हैं। कवि कहता है, हम नदी के द्वीप हैं। जिस प्रकार द्वीप का निर्माण नदी द्वारा होता है, उसी प्रकार जीवन सरिता से हमारा निर्माण होता है। उसी प्रकार जीवन सरिता से हमारा निर्माण होता है। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए। हमें छोड़कर उसका बहना हमें उचित लगता नहीं है, क्योंकि वह हमें आकार देती है। वह हमें आकार देती है। हम जो कुछ भी है उसके अस्तित्व की वजह से है। हमारा जो अस्तित्व है उसकी रहने की वजह से है, क्योंकि हमें जो कुछ भरा हुआ है, अंतद्वीप, उभार, रेतीला तट, गोलाई, जो भी कुछ है, हमारे कोन यानी हमें निर्माण करने की जो शक्ति है उस नदी में है। गलिया है, अंतद्वीप है, उभार है, ये दोनों तरफ से जो रेतीला तट होता है वह सैकत कूल है। ये सब उसी की देन है। हमको जो दिखाई देते हैं, कभी यहीं पे बार बार कहता है, गलिया, कोन, अंतद्वीप, उभार, रेतीला तट, गोलाइया, जो कुछ भी है हम में परिलक्षित होती है, वह केवल उसी की देन की वजह से होती है। इसी प्रकार माँ है वह, इसी में हम बने हैं। इसी प्रकार नदी हमारी माता है, उसी ने हमें जन्म और ये आकार दिया है, उसी ने हमारी निर्मित की है, उसके द्वारा हम हमारे पैरों पर टिक खड़े हैं। इसी प्रकार की संकल्पना शायद इन 2-4 पंक्तियों के अंतर्गत कवि की पे व्यक्त होती है। आगे हम देखेंगे, किंतु हम है द्वीप, हम धारा नहीं है। हम केवल द्वीप है, हम उसकी धारा नहीं है। स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप है स्रोतस्विनी के, किंतु हम बहते नहीं, क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे, प्लावन होगा, डहेंगे, सहेंगे, बह जाएंगे, और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते? रेत बनकर हम सलील को तनिक गंदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। किंतु कवि यहाँ पे कहता है, या कवि अपना परिचय देते हुए यहाँ पे कहता है, द्वीप अपना परिचय देता है, मानव अपना परिचय देता है, कवि अपना परिचय देता है। हम नदी के बने हुए द्वीप हैं, किंतु हम द्वीप हैं। हम नदी के बने हुए द्वीप हैं, हम स्वयं धारा नहीं है। लहरों के समान उठना और गिरना और प्रभावित होना हमें नहीं आता।
नदी के अंतर्गत की जो लहरें होती हैं वो उठती है, गिरती है, फिर से प्रभावित होती है, वह हमारे द्वारा नहीं हो सकता। हमें अपनी शक्ति और सीमा का पूर्ण ज्ञान है, हमें हमारी ताकत और सीमा का पूर्ण ज्ञान है। क्यों? क्योंकि नदी हमारी माता है, नदी हमारी माता है। स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप है स्तोत्रस्विनी के, हमारी वह माता है। इसके प्रति हमारी आत्मीयता अविचल और अटूट है। हमारा नदी या माँ के प्रति मेरे मन में जो समर्पण का पूर्ण भाव है वह अप्रतिम है, कभी न मिटने वाला है। उसके प्रति आत्मीयता है, अविचलता है और अटूटता है। किसी भावना से वशीभूत होकर प्रवाहित होना हमें नहीं सीखा है। किसी भी तरह से वशीभूत होकर यानी भूल भुलैया होकर वश करके हमें प्रवाहमान होने की शक्ति उसने भरी नहीं है। हम स्थिर है, हम अड़िग है, हम अटूट है, और इसीलिए प्रवाहित होने का अर्थ है खुद का अस्तित्व नष्ट हो जाना या खुद का अस्तित्व समाप्त करना। हम बहेंगे तो रहेंगे नहीं, बहते अगर चले जाएंगे तो हमारा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। बहने से पैर उखड़ेगा, पैर उखड़ेंगे प्लावन होगा, डहेंगे सहेंगे बह जाएंगे, बहने से पैर उखड़ेगा, प्लावन होगा, हम गिरेंगे और छोटे सहेंगे। एक बार भी हम प्रवाहित होने का अर्थ है कि हम द्वीप से रेत बन जाएंगे। हम द्वीप से रेत तो समझते हैं, बालू जिसे कहा जाता है, रेत बन जाएंगे। और रेत बनने से शायद एक बार टूटने से पुनः आकर जुड़ पाना मुश्किल है, पुनः आकर जुड़कर मुश्किल है। हमें धारा बनने का अर्थ है जल का गंदला कर देना। हमें धारा बनने का अर्थ है जल को गंदला कर देना। और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते हैं? चूर्ण होकर हम फिर से धार नहीं बन सकते। इसका अर्थ ये हो सकता है रेत बनकर हम सलील नदी के प्रवाह को तनिक गंदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। हमें धारा बनने का अर्थ है जल को हम गंदला कर देंगे, गंदा कर देंगे। जल गंदा बनना, उससे अनुपयोगी बनाना है। अंततः अपने स्थिर रूप में रहना ही हमारे लिए उचित है। अपना स्थिर रूप में रहना ही हमारे लिए उचित है। व्यक्ति समाज का ऋणी है। अंततः समाज के बीच समन्वय स्थापित करना उसका कर्तव्य है। उसे चाहिए कि वह आने की क्रियाकलाप से अपने समाज को कलंकित न करे। देखिए, दूसरा अर्थ यहीं पे कविता के अंतर्गत कवि बताता है। एक अर्थ यहीं पे नदी का और द्वीप का बतला दिया है, दूसरा अर्थ समाज और समाज के अंतर्गत रहने वाले हम मानव का यहीं पे कवि ने बतला दिया है कि हम समाज के अंतर्गत स्थिर रहते हैं। समाज परिवर्तनशील है, समाज के अंतर्गत परिवर्तन होता है, मानव में भी परिवर्तन होता है। बल्कि मानव का परिवर्तन जो होता है वो समाज को गंदला करने वाला नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार का संकेत समाज के प्रवाह के साथ अगर हम बहते चले जाएंगे तो फिर से खड़े नहीं होंगे। इसलिए समाज से अध्ययन करना चाहिए या समाज के अंतर्गत का अभ्यास करना चाहिए। और अभ्यास करके शायद हमारे द्वारा समाज गंदा हो सकता है, लेकिन समाज के द्वारा हम गंदे नहीं बन सकेंगे। इस प्रकार की संकल्पना या इस प्रकार का विचार कवि अज्ञेय जी ने इन पंक्तियों के अंतर्गत दिया है। आगे का बाद में हम देखेंगे।